नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है संक्षारण। क्या पढ़ने वाले हैं? संक्षारण। ठीक, संक्षारण और संक्षारण में जानेंगे जंग का लगना। तो चलते हैं, सबसे पहले जानेंगे आज का विषय क्या है। तो जान ही चुके हैं क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे संक्षारण के बारे में। संक्षारण के प्रकारों को जानना है। ठीक है, क्या जानना है? संक्षारण के प्रकार, जंग का लगना कि हमारे लोहे पर जो जंग लगती है वो किस प्रकार से लगती है, और क्या जानेंगे कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्या जानेंगे कि संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। साथ के साथ जंग लगने या संक्षारण से को रोकने के उपाय क्या हैं। जंग को रोकने के उपाय क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पर चलने से पहले सबसे पहले चलते हैं अपने पहले टॉपिक। क्या है टॉपिक? संक्षारण पर। टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण में हम लोग जानते हैं कि अधिकांश धातुएं किसको, प्लेटिनम और गोल्ड को छोड़कर सभी धातुओं पर धीरे धीरे जंग लग जाती है। वायु की उपस्थिति में, नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे वो जंग क्या होती है, उनमें जंग लगना शुरू हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं संक्षारण। पहले जान लेते हैं ना थोड़ा सा। क्या है कि सोना, प्लेटिनम और पैलेडियम आदि कम क्रियाशील धातुओं को छोड़कर, मतलब इन सभी कम क्रियाशील धातुओं को छोड़ दें तो अधिकांश धातुएं वायुमंडल के संपर्क में आती हैं और धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक, नष्ट कैसे होती हैं तो समझेंगे। वायुमंडल में उपस्थित गैसों, जैसे वायु में उपस्थित है ऑक्सीजन और नमी के साथ क्या करती हैं, अभिक्रिया करके यौगिक बना लेती हैं। लोहा भी यही करता है, वायु के साथ क्या करता है, वायु में जो नमी है उनसे क्रिया करता है, कुछ यौगिक बना लेता है और वो यौगिक हमारा कहलाता है जंग। ठीक है, अब समझेंगे क्या है। अतः धातुओं का वायुमंडल के संपर्क में धीरे धीरे अन्य अवांछित यौगिकों जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, सल्फेट आदि में परिवर्तित होने के कारण क्षय होना क्या कहलाता है, संक्षारण। क्लियर है? किसी भी यौगिक का धीरे धीरे ऑक्साइड में, कार्बोनेट में या सल्फाइड में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है, संक्षारण। बात समझ में आ रही? होता क्या है, जैसे लोहे पर जंग का लगना। आप सभी लोग जानते हैं कि लोहे पर जंग लगती है। कॉपर की सतह पर हरे रंग का परत जम जाना। क्या जम जाती है? कॉपर की जो कोई भी बर्तन है या कुछ भी है उसकी चारों ओर क्या हो जाती है, एक हरे रंग की परत जम जाती है। ठीक है, किसका जमना? परत, हरे रंग की परत का जमना। किसका है? परत का जमना। ठीक, आगे धातुओं की चमक का धीरे धीरे नष्ट हो जाना। जो धातुओं पर चमक होती है वो समय के साथ धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्लियर है? सारी बातें समझ में आ रही? संक्षारण समझ में आ गया। धीरे धीरे क्या होता है, क्रियाशील धातुएं क्रिया करती हैं और एक यौगिक बना लेती हैं। उस यौगिक के बनते ही वो क्रिया कहलाती है संक्षारण। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जंग लगने के कारण, क्या जानेंगे कि जंग लगने के कारण विश्व में जितना लोहे का उत्पादन होता है उसके लगभग 15% भाग को तो हम जंग की वजह से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो हमारा इससे क्या होता है, बहुत अधिक हानि होती है। ठीक, अच्छा, इस क्रिया में क्या होता है, संक्षारण की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है? संक्षारण की प्रक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अब हमको जानना है कि संक्षारण के प्रकार कितने हैं। तो संक्षारण सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कौन कौन से? पहला है रासायनिक या शुष्क संक्षारण और दूसरा है विद्युत रासायनिक या नम संक्षारण। हम इसको यहीं से समझेंगे। एक है शुष्क संक्षारण और दूसरा है नम संक्षारण। नम संक्षारण क्या है? विद्युत रासायनिक। क्लियर है? तो सबसे पहला प्रकार जो है हमारा वो रासायनिक या शुष्क संक्षारण। क्या है? रासायनिक या शुष्क संक्षारण। इसमें क्या है, इसमें समझेंगे धातु का वायुमंडल में उपस्थित गैसों जैसे HCl, SO2, Cl2, H2S। कौन कौन सी? HCl, SO2, Cl2 और H2S। इन सभी के द्वारा संक्षारण होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक या शुष्क संक्षारण। बात समझ में आया? किसी भी धातु का इन गैसों के द्वारा संक्षारण हो जाए तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है शुष्क संक्षारण। ठीक है, इसमें होता क्या है, ये गैसें धातु से सीधी अभिक्रिया करके धातु के यौगिक बना देती हैं। क्या करती हैं? ये गैसें धातु से क्रिया करती हैं। ठीक है, और क्या बना देती हैं, उसके यौगिक बना देती हैं, जिससे धातु का क्षय हो जाता है। धातु क्या हो जाती है? क्षय। समझेंगे, एक बात बहुत ध्यान से समझेंगे, इसमें अभिक्रिया का जो वेग है
वो धातु की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। वैद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने धातुओं की क्रियाशीलता बताई है, वहाँ बताया जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। याद है, एक बार उस वीडियो को भी देख लेना, जिससे कि इस धातु की सक्रियता का भी तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो पता चल जाएगा जो धातुएं ज़्यादा क्रियाशील हैं उन पर जंग तेजी से लग जाएगी। ठीक, तथा किसका फर्क पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है और बनने वाले यौगिक पर भी वो निर्भर करता है। क्लियर है। अब हम जानेंगे, पहला प्रकार हमने जाना शुष्क संक्षारण क्या है। सिर्फ गैसों के संपर्क में आते ही धातु का क्षय हो जाना संक्षारण कहलाता है या शुष्क संक्षारण कहलाता है। बात करते हैं दूसरा, वैद्युत रासायनिक या नम संक्षारण। क्या जानेंगे, वैद्युत रासायनिक या नम संक्षारण। इसमें क्या होता है, धातुओं का नमी और अशुद्धियों की उपस्थिति में संक्षारण तीव्रता से होता है। समझो, धातुओं का किसकी, नमी और अशुद्धियों की उपस्थिति में संक्षारण कैसे होता है, तीव्रता से। आगे समझेंगे, जिन धातुओं का मानक इलेक्ट्रोड विभव बहुत कम होता है, जो नेगेटिव वाली होती है ना, बहुत कम, उनका संक्षारण क्या होता है, तीव्रता से होता है। कैसे होता है, शीघ्रता से होता है। समझो जैसे Fe और Zn, इनका संक्षारण कैसे होता है, शीघ्रता से। अच्छा, नम संक्षारण समझ गए, किसकी उपस्थिति में हो, नमी और अशुद्धियों की उपस्थिति में जो संक्षारण होता है वो नम संक्षारण कहलाता है। यहाँ तक सारी बातें समझ में आ रही है। संक्षारण बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको तो हम लोग दैनिक जीवन में देखते ही हैं, तो हमें उतनी मुश्किल इसमें नहीं होने वाली है, बहुत आसानी से हम इसको सीखते चले जाएंगे। ठीक, आगे जानेंगे कि संक्षारण का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत। वैद्युत रासायनिक जो संक्षारण है उसको हम प्रॉपर तरीके से जानना चाहेंगे इसमें। ठीक है, क्या है कि संक्षारण के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत को लोहे पर जंग लगने, किसके द्वारा समझेंगे, लोहे पर जंग लगने के उदाहरण द्वारा निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जंग का लगना, और किस पर जंग लगना, लोहे पर जंग का लगना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को जानेंगे। क्या है कि नम वायु में रखे रहने पर लोहे की सतह पर कैसी, लाल भूरे रंग की, कैसी, लाल भूरे, ये लाल भूरे रंग की, देखो कैसी है ये परत, लाल भूरे रंग की पतली परत बन जाती है। ठीक है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। देखा होगा, अगर हमने घरों में अगर हमारे कहीं लोहा है तो जैसे वो वायु के संपर्क में रहता है, नमी के संपर्क में रहता है, उस पर ये लाल और भूरे रंग की, देखो लाल भूरे रंग की क्या हो जाती है, परत जम जाती है। इस परत को ही हम क्या कहते हैं, जंग। समझेंगे, जंग हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड में जल घुला हुआ होता है, इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। ठीक, अब जानेंगे हम जंग लगने के बारे में बहुत से मत। इस बात को समझेंगे, जंग लगने की प्रक्रिया को अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए। किसी का कुछ और मानना था, किसी वैज्ञानिक का अपना अलग सिद्धांत था और किसी का अलग था। तो हम सभी सिद्धांत पर एक बार इस पर बात करते हैं। ठीक है, समझेंगे, क्रैश, कैल्वर्ट और क्रम ब्राउन के अनुसार, किसके अनुसार जानेंगे, क्रैश, कैल्वर्ट और क्रम ब्राउन के अनुसार इनका क्या मानना था। इनका मानना था जो जंग वायु, नमी और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में लगती है उसमें सबसे पहले क्या बनता है, फेरस कार्बोनेट। उनका कहना यह था कि जैसे लोहा है, इसको ध्यान से समझना, Fe है, ये जो है CO2 से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और नमी का मतलब H2O से क्रिया करता है। ठीक, और बनाता क्या है, तो बनाता है फेरस कार्बोनेट, मतलब FeCO3 बन जाता है। ठीक, जब ये बन जाएगा तो बचेगा क्या, H2। क्लियर है। आगे ये कह रहे हैं जो बाद में फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अच्छा, ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, कौन, FeCO3। अच्छा समझो, FeCO3 जो है वो जल से क्रिया करता है, CO2 से क्रिया करता है और बना लेता है FeOH का होल थ्राइज प्लस CO2। ठीक है, तुम लोग चाहो तो बराबर कर लेना, 4 से गुणा करके। ठीक है, और यहाँ 6 से कर देना, 3 4 3 12, 6 दूनी 12। एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना ना, तो थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा, 5 से। क्लियर हो गया। हम तो बस इतना समझना था कि पहले क्या करता है, ये नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करता है, FeCO3 बना लेता है, फेरस कार्बोनेट बना लेता है, जो कि बाद में फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखो
फेरस कार्बोनेट जो है वो फेरिक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो गया। इन वैज्ञानिक के अनुसार, इसके ब्राउन और कैल्वर्ट के अनुसार, यही फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है यही जंग है। यही क्या है? जंग है। समझे, इन्होंने कहा कि ये भूरी परत के रूप में लोहे पर जम जाता है। तो ये भूरी सी जो परत है यही क्या है? इनके अकॉर्डिंग जंग है। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरे वैज्ञानिक की तरफ। दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो हैं डंस्टन, जावेट और गोल्डिंग के अनुसार, इनके अनुसार जानेंगे। इनका मानना था जंग केवल नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है। इनका मानना क्या था? जंग जो है वो केवल नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है। अच्छा, समझेंगे इसको। अच्छा, नमी को ले लेते हैं किससे? O2 से। Fe जो है O2 से क्रिया कर लेगा तो क्या बना लेगा? FeO। ठीक है। अच्छा, FeO क्या करेगा? फिर जल से क्रिया करेगा। FeO जो है वो जल से क्रिया कर लेता है। ठीक है। अच्छा, जब जल से क्रिया कर लेगा तो क्या बनाएगा बताओ? फेरिक। अच्छा, ये बना लेगा Fe+H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है। अब समझेंगे ये वाला जो FeO है, कौन? FeO, वो जो है वो इस हाइड्रोजन परऑक्साइड से भी क्रिया कर लेता है, H2O2। ठीक। अब इसको संतुलित कर लो, 2 ले लो, क्या बना लेगा? FeO और OH। कितने हो गए? 2। यही है इनके अनुसार जंग। किसके अनुसार? इन डंस्टन, जावेट और गोल्डिंग के अनुसार इनका मानना ये था जंग उस तरह की नहीं होती, इस तरह की होती है। अपने अपने मत थे सभी वैज्ञानिकों के। इनका मानना ये था जंग केवल नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में लगता है। जिसकी नमी होगी तो लगेगा और वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होना आवश्यक है, उसी कंडीशन में लगता है। कैसे लगा? हमने बताया Fe पहले O2 से क्रिया करता है, FeO बना लेता है। FeO जल से क्रिया कर लेता है, Fe प्लस हाइड्रोजन परऑक्साइड बना लेता है। अच्छा, ये FeO हाइड्रोजन परऑक्साइड से क्रिया करता है और हमारी जंग लगा देता है लोहे पर। सारी बातें समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। सबसे मेन, अब तक हमने जो 2 क्रियाविधि पढ़ी हैं वो उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। इनका जो मानना था, ये जो वैज्ञानिक हैं इनका जो मानना था वो बहुत ही फेमस है, हमको याद रखना है, अच्छे से याद रखना है ना। किसका? थेनार्ड के वैद्युत रासायनिक सिद्धांत अनुसार। किसके अनुसार है? थेनार्ड का वैद्युत रासायनिक सिद्धांत अनुसार है। क्या पढ़ रहे हैं? जंग का लगना पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या माना था? इन्होंने कहा था जंग लोहे और उसमें उपस्थित अशुद्धियों के बीच में, किसमें? लोहे और लोहे में जो अशुद्धियाँ हैं में वैद्युत रासायनिक क्रिया से लगती है। सबसे पहली बात समझो, किस वजह से लगती है? कि लोहे में जितनी अशुद्धियां हैं उन दोनों के बीच क्रिया होती है। तो अक्सर हम लोगों ने देखा है कि जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं, मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर हम चेक करते हैं कि लोहा कितना प्योर है। क्यों? इनसे सीखे हम कि इन्होंने बताया था जितनी ज़्यादा इसमें अशुद्धियाँ होंगी, क्या होंगी? अशुद्धि जितनी ज़्यादा होगी जंग उतनी ज़्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि अशुद्धि और लोहा या जो भी धातु है वो आपस में रासायनिक क्रिया करेगी, जिसके फलस्वरूप जंग लगेगी। बात समझ रहे हैं? समझेंगे। धातु की संक्षारण प्रक्रिया में इस पर एक गैल्वनिक सेल का निर्माण होता है। किस सेल का? गैल्वनिक सेल का। गैल्वनिक सेल हमने पढ़ा दिए हैं, एक बार जाके उस वीडियो को देख लेना, जिससे कि ये भी एक बार क्लियर हो जाए। इसका निर्माण हो जाता है गैल्वनिक सेल का। समझेंगे। धातु के नम वायु में रहने पर इसकी सतह पर जल की परत बन जाती है। जब हमारी कोई भी धातु है, मान लीजिए यही है, अगर ये किस में रहे? वायु के संपर्क में रहेगा, ठीक, तो इस पर क्या हो जाएगी? जल की हल्की सी परत जम जाएगी इसके चारों ओर ना। अच्छा, जिसमें वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा उस जल से कौन क्रिया करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, जल से कौन क्रिया कर लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? H+ आयन और कार्बोनेट आयन और अन्य गैसें जल में घुल जाती हैं, जिससे जल की चालकता बढ़ जाती है। भाई जल की क्या बढ़ गई? चालकता बढ़ गई। और यह किसका कार्य करता है? एक वैद्युत अपघटक का कार्य करने लग जाता है। समझे? उन्होंने बस ये कहा है कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्रिया करते हैं और एक वैद्युत अपघटक की तरह कार्य करते हैं। साथ के साथ इसकी क्या हो जाती है? चालकता भी बढ़ जाती है। अब सबसे पहले हम जानेंगे इसमें थोड़ा सा और कि इस प्रकार धातु सतह पर क्या बन जाता है? गैल्वनिक सेल। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। इसमें समझेंगे जिनका एक इलेक्ट्रोड मूल धातु, एक इलेक्ट्रोड धातु होती है और दूसरा इलेक्ट्रोड धातु में उपस्थित अशुद्धि। दूसरा इलेक्ट्रोड क्या होती है? अशुद्धि। बहुत ध्यान से समझना। एक क्या होती है? धातु इलेक्ट्रोड का काम करती है और दूसरा उसमें जो अशुद्धि है वो दूसरे इलेक्ट्रोड का कार्य करती है।
क्लियर है? अब समझेंगे इस गैल्वेनिक सेल के एनोड पर ऑक्सीकरण, हमने कई बार समझाया है एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है। तो एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीकरण होने के कारण मूल धातु, तो समझेंगे धातु ऑक्सीकरण करती है, किसमें? आयनों के रूप में विलयन में जाने लगती है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है धातु का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। ध्यान से समझो, अभी हम रिएक्शन को कराएंगे तो पता चलेगा धातु जो है वो क्या करती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, ठीक, और किस में आ जाती है? प्लस आयन में। 2 ले लो ना, ठीक है, बात समझ में? देखो यहाँ से तुम समझ सकते हैं कि धातु जो है एनोड की भांति कार्य करती है और किस में आ जाती है? Fe+2 में। यहाँ से समझो, इलेक्ट्रॉन को त्याग करना। अच्छा, जिससे धातु का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। अच्छा, कैथोड पर बात करें, कैथोड पर जल की बूंदों में उपस्थित H+ आयन की उपस्थिति में एनोड से मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए, ठीक, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन का अपचयन कर देते हैं। यहाँ से समझना हो तो समझो, O2 से H+ क्रिया करता है और इलेक्ट्रॉन क्रिया करता है, ठीक है, जिससे उसका क्या हो जाता है? अपचयन। अब समझेंगे कि क्रिया क्या क्या थी। एनोड पर लोहे की सतह एनोड का कार्य करती है। भाई समझो, ये जो लोहा है, जो भी लोहा है, वो सतह किसका कार्य करती है? एनोड का। एनोड पर हम जानते हैं लोहा जो है वो क्या करेगा भाई? इलेक्ट्रॉन का त्याग। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और क्या बना लेगा? Fe+2। ठीक है, करती है, जहाँ Fe+2 में ऑक्सीकरण हो जाता है। क्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। बताओ भाई, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम है? एकदम क्लियर चल रहा होगा। लोहा या कोई भी धातु जो है वो किसका कार्य करती है? एनोड का। शुद्ध धातु किसका कार्य करती है? एनोड का। इलेक्ट्रॉन को त्यागती है, ऑक्सीकरण क्रिया करती है और Fe+2 आयन में वो परिवर्तित हो जाता है। और याद रखना, इसी तरह इसका धीरे धीरे क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। आगे बात करें कैथोड पर। कहाँ बात करें? कैथोड पर जल की बूंद में उपस्थित H+ आयन की उपस्थिति में एनोड से हाइड्रोजन से मुक्त इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का अपचयन करते हैं। अभी हमने बताया था, इसको ध्यान से समझो। क्या है? यहाँ पर O2 से जो है वो H+ आयन क्रिया करते हैं और इलेक्ट्रॉन क्रिया करते हैं। देखो यहाँ समझ, हमने बताया था कि कौन है? O2 से H+ आयन क्रिया करते हैं और इलेक्ट्रॉन क्रिया करते हैं, ठीक। क्या बन जाता है? जल। क्या बन जाता है यहाँ? जल। देख लो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? +4, तो माइनस के भी कितने ले लेंगे? 4 ही हम ले लेंगे ना, 4 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? जल के कितने बनेंगे? 2s2। संपूर्ण अभिक्रिया को देखें तो इसमें 2 से गुणा कर दो, यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ कर दो 4। कितना कर दो? 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये 4 से 4 घट जाएंगे, घटाने हैं, काटने नहीं है ना। अच्छा, और कुछ हट सकता है? देखो जल्दी से। नहीं तो लिख दो, क्या बनेगी टोटल अभिक्रिया? 2Fe + O2 एरो 4H प्लस एरो 2Fe + 2, ठीक, प्लस क्या बन जाएगा? 2H2O, ठीक है। क्या बन गया? Fe+2 आयन हमें प्राप्त हो गए हैं। अभी इस पर जंग का लगना अभी और ध्यान से समझेंगे, ठीक। क्या समझना है कि इस प्रकार सेल में बने Fe+2 आयन वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा आयन में ऑक्सीकृत होकर Fe2O3 बनाते हैं, जो जल योजित होकर Fe2O3.XH2O मतलब लाल भूरे रंग का पाउडर बनाते हैं। क्या समझेंगे? Fe+2 जो है वो किससे? वायुमंडलीय ऑक्सीजन द्वारा O2 और H2O से क्रिया करता है। किससे? O2 और H2O से क्रिया करता है और क्या बना लेता है? Fe2O3 + H2O। और क्या बना लेगा? अच्छा, H+ आयन, H2O तो हमने ले लिया, ठीक है। संतुलित कर लेना, ठीक है। क्या कर लेंगे? इसे संतुलित कर लेंगे। यहाँ 2 ले लो, यहाँ कितने ले लो? 4 ले लो, ठीक है। 4 और H+ 4 ले लो, कितने हो गए? 3 दूनी 6, 4 और 2 6, ठीक है। तो 8 H+ निकल जाएंगे ना। अब समझो, ये Fe2O3 जो है, ये जो Fe2O3 जो है ये जल योजित हो जाता है। जल योजित का मतलब ये जल से क्रिया कर लेता है, XH2O से क्रिया करता है और क्या बनाता है? Fe2O3.XH2O। क्या बना लेता है? Fe2O3.XH2O। सारी बातें यहाँ तक समझ में आ रही हैं?
अच्छा यही है जंग, यही क्या है जंग, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण क्रिया यही थी, क्लियर है ना। सबसे महत्वपूर्ण क्रिया क्या है, यही है। क्या है, एनोड पर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, Fe+2 बनाता है। कैथोड पर क्या करता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, क्रिया हो जाती है अपचयन और क्या बनता है, जल। ठीक, आगे हम समझेंगे। आगे हमने जाना कि ये Fe+2 आयन जो है वो O2 और जल से क्रिया कर लेता है, क्या बना लेता है, Fe2O3। और ये Fe2O3 जल से और क्रिया करके क्या बना लेता है, जंग। कैसी होती है, लाल भूरे रंग का ये पाउडर होता है, ये हमें दिखाई दे रहा है। ऊपर की जो परत चढ़ी हुई है ये कैसी है, लाल भूरे रंग की परत है, ठीक है। हमने बहुत सारी जगह देखा है कि किस तरह का होता है। अच्छा, संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, संक्षारण को प्रभावित क्या क्या करता है। तो सबसे पहले वायु तथा नमी की उपस्थिति। किसकी उपस्थिति, वायु और नमी की उपस्थिति संक्षारण को प्रभावित करती है, ठीक है। जितनी ज़्यादा नमी होगी समझ सकते हैं उतना ही जल्दी क्या हो जाएगी, उस पर जंग लग जाएगी। दूसरा अशुद्धियों की उपस्थिति। हमने बोला था कि हमारी जो धातु है वो कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए। कैसी, शुद्ध होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा शुद्ध होगी उस पर जंग का लगना उतना ही कम होगा, ठीक। तीसरी बात करें, हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति। भाई हाइड्रोजन आयन होंगे, समझो क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन जंग लगने में सहायता कर रहे हैं। तो भाई जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे उतनी ही क्या हो जाएगी, तेज़ी से वो जंग लग जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन आयन कम से कम होने चाहिए, कहने का मतलब अम्लीयता कम होनी चाहिए। दूसरा, धातु की सक्रियता। क्रियाशील धातु है तो जंग तेज़ी से लगेगी, कम क्रियाशील धातु है तो धीरे धीरे लगेगी। और दूसरा आता है वैद्युत अपघटय की उपस्थिति। और वैद्युत अपघटय में भी देखा जाता है कि प्रबल वैद्युत अपघटय हो तो संक्षारण तेज़ी से होता है और दुर्बल वैद्युत अपघटय हो तो संक्षारण धीरे से होता है। अच्छा, ये हमने जाना कि संक्षारण होता कैसे है, क्या है, जंग क्या है, सब कुछ जाना। अब हम उपाय को भी जानेंगे। भाई लगता है किन किन रीजनों से लगता है ये भी हमने जान लिया, तो अब कहीं ना कहीं हमें इसके उपाय को भी जानना उतना ही आवश्यक हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है इनके उपाय। उपाय में चलते हैं। पहला, जंग लगने से रोकने के उपाय। कैसे रोका जा सकता है, तो पहला है लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते मतलब जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। लोहे के ऊपर हम एक जिंक की परत चढ़ा देते हैं जिसे लोहे का गैल्वेनाइज्ड लोहा कहा जाता है, ठीक। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजिंग। क्या बोलते हैं, गैल्वनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गैल्वनीकरण। लोहे के ऊपर एक जस्ते या जिंक की परत को चढ़ा देना क्या कहलाता है, गैल्वनीकरण, ठीक है। दूसरी बात यह है, लोहे के ऊपर टिन का अस्तर चढ़ा देते हैं। टिन का क्या चढ़ा देते हैं, अस्तर। अस्तर का मतलब यही है, परत चढ़ा देते हैं। क्या कर देते हैं, टिन की परत चढ़ा देते हैं। परत चढ़ाने पर भी क्या होती है, उस पर जंग नहीं लगती है। आगे समझेंगे। लोहे पर टिन की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, टिनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, टिनिंग। लोहे पर टिन को चढ़ाना टिनिंग कहलाएगा। बात क्लियर। आगे समझेंगे। निकिल, क्रोमियम, कॉपर द्वारा विद्युत लेपित करके क्या करते हैं, निकिल की पॉलिश हमने सुनी होगी। लोहे पर निकिल की पॉलिश करते हैं, क्रोमियम कॉपर को विद्युत लेपित कर देते हैं, मतलब इसके चारों ओर इसे चढ़ा दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और समझेंगे। सतह को गर्म करके तथा उस पर पानी की भाप प्रवाहित करके क्या करते हैं, सतह को गर्म करते हैं और उस पर पानी की भाप प्रवाहित करते हैं। इससे लोहे के ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड की अगलनीय परत जम जाती है। कैसी परत जम जाती है, अगलनीय परत। वो गलती नहीं इतनी आसानी से, या ऐसा कहेंगे वो जंग से उसमें क्या करती है, बचाव करती है। और भी बहुत सारे तरीके हैं कि लोहे की परत को पिच, कोल तार आदि से लेप कर। अच्छा, हम लोग पहले करते भी थे, मैंने कई बार इस पर ऑफलाइन बैच में जब बच्चों को सिखाया है तो बताया कि हम लोग अक्सर क्या करते हैं, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उस पर ऑयल लगा देते हैं, जब नई होती है तब। क्यों, क्योंकि वो चमक आती रहे। लेकिन ध्यान से समझना, उस ऑयल को लगाने से होता क्या है कि उसके ऊपर जंग की क्रिया रुक जाती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है। या पिच या कोल तार आदि का लेप लगा दो, या ऑयल का लेप लगा दो, या पॉलीथीन चढ़ा दो, एक ही बात है ना। आगे, क्षारकीय फॉस्फेट और क्षारकीय क्रोमेट विलयनों में लोहे को डुबाने पर ऐसा भी कर सकते हैं। किसको यूज कर सकते हैं, क्षारीय फॉस्फेट ले लो या क्षारीय क्रोमेट ले लो। उसे अगर हम लोहे को उसमें डुबोएंगे तो लोहे के ऊपर एक परत जम जाएगी, ठीक। किसकी, अघुलनशील फॉस्फेट की या क्रोमेट की परत बन जाती है, जो क्या करेगी, भाई ऐसे समझो कलर कर देना। लोहे पर क्या कर देना, कलर कर देना। जब कलर कर देंगे तो लोहा
जो है वो किसके संपर्क में नहीं आएगा, वायु के में, तो उस पर जंग का लगना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। एक और है जंग रोधी पदार्थ, जैसे कुछ फॉस्फेट हैं, यहाँ तो हमने बता ही दिया, और क्रोमियम के लवण हैं, ये भी क्या करते हैं, इनके विलयन जंग रोधी विलयन होते हैं। ठीक है, आजकल तो बहुत सारा प्रचार भी आता है टीवी पर कि जंग रोधी ये जंग रोधी वो है, तो समझ लेंगे वहाँ क्या होता है, हम इन्हीं पदार्थों का उपयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, लोहे के ऊपर एक परत बना लेते हैं, ऐसे समझो ये लोहा है, कैसे समझेंगे, ये लोहा है, लोहे के ऊपर दूसरी परत जम जाती है। ठीक, ऐसे समझो लोहे के ऊपर ये हमने एक फॉस्फेट की परत बना दी। ठीक, अब कौन, नमी या जल या कुछ भी समझो, जब जल इसे क्रिया करने आएगा लोहे से तो वो बाहर से टकराएगा और बाहर से ही लौट जाएगा, तो लोहा क्या होगा, खराब नहीं होगा। ठीक, तो ये प्रक्रिया है हमारी लोहे पर जंग से बचाने की प्रक्रिया। ठीक, आगे हम जानेंगे, आगे अब हम क्या जानेंगे, ये तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया। इस चैप्टर में अभी जो कुछ रह गया है उसको भी हम लेकर आएंगे जल्दी से। आप सभी लोग एक बार हमें कमेंट करके बताएं कि ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो रही हैं या नहीं। ठीक, जो भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो आप सभी लोग हमें कमेंट करके बता दें, हम उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए वीडियो बनाकर डाल देंगे। साथ के साथ आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक स्टूडेंट इस वीडियो का लाभ ले सकें। मिलते हैं आपसे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।